जी 8th क्लास। उम्मीद है आपने इससे पहले वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने बात की थी नर्वस सिस्टम के बारे में। हमने पहले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे और क्विकली रिवाइज़ किया था उस चैप्टर को, इसलिए कि वो चैप्टर हमने पहली टर्म में पढ़ा था। मुमकिन है कि आपके जहनों से उतर गया हो। अब हम रिवाइज करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज़ किडनी एंड एक्सक्रीशन, और ये आपने अभी सेकेंड टर्म में ये चैप्टर पढ़ा है, इसलिए हम इसमें रिवीजन की बजाय जो इसके इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलेंगे, वो भी अभी आपने इसी टर्म में पढ़ा है। और ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमने सेकेंड टर्म में पढ़े हैं और इनकी अपने क्लासरूम में रिवीजन भी कर ली है। इसलिए अगर आपको कोई टॉपिक अभी भी ऐसा लगे जो क्लियर नहीं है, आप समझना चाह रहे हैं, तो आप बिला झिझक कमेंट कर दीजिए। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें, कॉल करके बता दें, तो उस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी चूँकि हमने सेकेंड टर्म में दोनों चैप्टर्स पढ़े हैं और फ्रेशली रिवाइज भी किए हुए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको रिवीजन की ज़रूरत हो। डिपेंड करेगा, अगर आप कहेंगे तो हम इसको रिवाइज कर लेंगे। बहरहाल बच्चों, अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, किडनीज एंड एक्सक्रीशन की, तो हमें ये देखना है कि इसमें से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो इस चैप्टर के स्टार्ट में एक कंपैरिजन है बिटवीन एक्सक्रीशन एंड डेफिकेशन। ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी, और आपकी बुक ने एक्सक्रीशन का जो मोड डिस्कस किया है, दैट इज़ एक्सक्रीशन थ्रू किडनीज। याद रखिए, किडनीज जो है वो एक्सक्रीशन का एक ऑर्गन है। किडनीज के अलावा कुछ एक्सक्रीशन जो है वो स्किन के ज़रिए भी होती है, कुछ एक्सक्रीशन जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ज़रिए भी होती है, लंग्स के थ्रू, कुछ एक्सक्रीशन जो है वो लिवर के ज़रिए भी होती है, और कुछ एक्सक्रीशन जो है वो आपके जीआईटी के ज़रिए भी होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ज़रिए। और डेफिकेशन इज़ द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हम फूड लेते हैं उसका एक पार्ट डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसकी बॉडी से रिमूवल को डेफिकेशन कहते हैं। तो ये कंपैरिजन, ये इनकी डेफिनेशंस एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ये प्रिपेयर कर लीजिए। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ किडनीज। किडनीज के फंक्शंस क्या हैं? तो किडनी के वो फंक्शन जो आपकी बुक ने डिस्कस किए हैं उन्हें आपने बताना है, और वो फंक्शंस कौन से हैं? टू मेंटेन वाटर बैलेंस इनसाइड द बॉडी, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ साल्ट्स इनसाइड द बॉडी, फिल्ट्रेशन, एंड नंबर 4 एक्सक्रीशन। किडनीज का एक और रोल भी है जिसको हम हार्मोनल फंक्शन कहते हैं किडनीज का, लेकिन चूंकि आपकी बुक ने उसको डिस्कस नहीं किया, लिहाजा जो पहले 4 रोल्स मैंने आपको बताए, 4 फंक्शन बताए किडनीज के, ये नाम याद कर लीजिए। जो वाटर बैलेंस को मेंटेन रखना है, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। जब ऑस्मो रेगुलेशन होती है तो उसके साथ ही साल्ट्स का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है। फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन तो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किडनीज का, एंड देन एक्सक्रीशन ऑफ कोर्स। तो फिर किडनीज के बारे में कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप किडनी कितने होते हैं, किडनी की डायमेंशन क्या होते हैं, यानी लेंथ, उसकी विड्थ वगैरह, उसका साइज़ क्या है, किडनी का वेट कितना है, किडनीज की लोकेशन क्या है, किडनी का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है आपसे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर किडनीज का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए तो ये जो डायग्राम अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको ड्रॉ और लेबल करना मत भूलिएगा। और इस डायग्राम की बात इसलिए भी ज़रूरी है, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, कि इस चैप्टर का जो प्रैक्टिकल है उसमें हमने किडनी के डिफरेंट पार्ट्स को ही स्टडी करना है। तो जब आप किडनी का कट सेक्शन देखते हैं, जिस तरह अभी इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, तो आप देखते हैं कि जो किडनी का आउटर मोस्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स।
कॉर्टेक्स से इनर साइड पे, इससे डीप जो है वो हम उसको कहते हैं रीनल मेडल्ला। रीनल कॉर्टेक्स इज़ द आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी और रीनल मेडल्ला जो है वो इनर पार्ट है। अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था बोमन्स कैप्सूल के बारे में, और बोमन्स कैप्सूल के हमने 3 पार्ट्स डिस्कस किए थे। एक पार्ट हमने कहा ग्लोमेरुलस, दूसरा पार्ट हमने कहा बोमन्स कैप्सूल। तो ये दोनों पार्ट्स बच्चों ये मौजूद होते हैं रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल लाई इनसाइड द रीनल कॉर्टेक्स, जबकि जो ट्यूबुलर पार्ट है बोमन्स कैप्सूल का, पर्टिकुलरली ascending and descending limbs of loop of Henle, they lie in renal medulla। इसके बाद एक और पार्ट होता है किडनीज का जिसको हम रीनल पेल्विस कहते हैं। वो पार्ट है जहाँ कलेक्टिंग डक्ट्स मिलके तो यूरेटर बनाती हैं, और वो यूरेटर फिर किडनी से बाहर निकलता है, डाउनवर्ड्स ट्रेवल्स टूवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर और यूरिन को कैरी करता है। तो यूरेटर का क्या रोल है? यूरेटर एक ट्यूब है, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। और 2 किडनीज होते हैं अगर हमारी बॉडी में, तो हर किडनी से एक यूरेटर यूरिन लेके यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जाता है। तो अगर किडनीज 2 हैं तो फिर यूरेटर भी 2 हुए। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में पूछा जा सकता है, यूरिनरी ब्लैडर पे नोट आ सकता है, और ये आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर का साइज़ लिखेंगे, इसमें इसकी लोकेशन बताएंगे, इसका फंक्शन बताएंगे, और ये बताएंगे कि यूरिन पास करने की अर्ज जो है वो आपको कब फील होती है। बच्चों में इसका क्या मैकेनिज़्म है और अडल्ट्स में इसका क्या मैकेनिज़्म है, और उसमें यूरिथ्रा का क्या रोल है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगर यूरिनरी ब्लैडर पूछ लिया जाए। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो उसमें आपको रीनल कॉर्टेक्स के बारे में बताना है, इसका कलर क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, और ये आपको पता हो कि इसके अंदर ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल होते हैं। रीनल मेडल्ला क्या है, उसके कलर्स क्या है, कलर उसका क्या है, और उसके अंदर आपको पता हो कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द बोमन्स कैप्सूल जो है, नेफ्रॉन जो है सॉरी, वो इसमें पाया जाता है। इसके बाद ब्लड सप्लाई क्या है किडनी की, ये आपसे एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रीनल आर्टरी कैरीज ब्लड टू ईच किडनी, दोनों किडनीज के अंदर एक एक आर्टरी जो है वो एंटर करती है, जिसको हम रीनल आर्टरी कहते हैं, और ये रिपीटेड डिवीजन के प्रोसेस से गुजरती हुई जब ये बारीक आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट होके बोमन्स कैप्सूल में एंटर करती है, ग्लोमेरुलस बनाती है जब बोमन्स कैप्सूल के अंदर, तो वो आर्ट्रियोल जो रीनल ये जो ग्लोमेरुलस जो है, जो बोमन्स कैप्सूल है उसमें एंटर कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं एफरंट आर्ट्रियोल, और जो उसमें लीव करता है दैट इज़ कॉल्ड इफरंट आर्ट्रियोल। और ग्लोमेरुलस क्या है? इट इज़ ए टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इनसाइड द बोमन्स कैप्सूल। रोल क्या है इसका? इसमें ब्लड एंटर होता है अंडर हाई प्रेशर, फिल्टर होता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाता है। फिर बोमन्स कैप्सूल का फंक्शन आपको आना चाहिए, उसका ट्यूबुलर पार्ट आपको आना चाहिए। किडनी के कट सेक्शन में हम ट्यूबुलर पार्ट को तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इससे पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यूज में, इसलिए आपको इसका भी पता होना चाहिए। यूरेटर पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद है किडनीज वर्क कैसे करते हैं, फंक्शन ऑफ किडनीज। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें वो जो पहले हमने किडनी के फंक्शन डिस्कस कर लिए। अब यह है कि किडनीज इन फंक्शंस को परफॉर्म कैसे करते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बच्चों, ये जो अभी आप डायग्राम देख रहे हैं, आपको ये डायग्राम बनानी है, और इसमें भी आपको लेबल करना है, बताना है रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडल्ला, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस और यूरेटर। और इसमें आप ये बताएंगे कि कितना ब्लड जो है वो आपके किडनीज में एंटर होता है, और एक जो दिन जो है उसमें ब्लड ऑलमोस्ट आपके जो किडनीज हैं वो कितना वॉल्यूम फिल्टर कर लेते हैं। जो यूरिन बनाते हैं किडनीज नॉर्मली, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है, साल्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। और अगर वेरी हॉट डे है
बहुत ज़्यादा गर्मी है या आपकी जो बॉडी है वो पानी की कमी का शिकार हो रही है, तो फिर यूरिन कैसा बनता है, कंसनट्रेटेड यूरिन। और अगर इसके कंडीशंस इसके अपोजिट हों, खुनकी है, सर्दी है, आपके जिस्म में पानी ज़्यादा मकदार में मौजूद है ज़रूरत से, तो यूरिन जो है वो कैसा बनेगा, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, डाइल्यूट यूरिन की कंपोजिशन क्या होगी, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर इसमें ग्लोमेरुलस का क्या रोल है, बोमन्स कैप्सूल का क्या रोल है, और लूप ऑफ हेनले क्या है, उसके दोनों लिम्स, डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। एंड लास्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, जब किडनी के फंक्शंस की बात करेंगे। यूरिया के बारे में आपको ये पता हो कि हमारी बॉडी में यूरिया का सोर्स क्या है, यूरिया किस चीज़ की ब्रेकडाउन के नतीजे में पैदा होता है, और प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन कहाँ होती है, प्रोटीन्स का इनटेक क्या है, प्रोटीन का रिसोर्स क्या है, कहाँ से आप प्रोटीन जो है वो अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हों। फिर जब यूरिया प्रोड्यूस हो गया आपकी लिवर के अंदर, तो वो किडनीज तक कैसे पहुँचेगा, डेफिनेटली ब्लड उसको कैरी करेगा, फिर वहाँ एक्सक्रीशन और अल्टीमेटली यूरिया जो है वो यूरिन के ज़रिए पास आउट होगा बॉडी से। तो इसकी जो डायग्राम है, अगर यूरिया की एक्सक्रीशन आ जाए, तो ये जो डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो जनरल डायग्राम है, इसके साथ साथ आपको ये वाली डायग्राम भी बनानी है। और ये स्ट्रक्चर है बोमन्स कैप्सूल का, नेफ्रॉन का एक्चुअली, और इसमें नेफ्रॉन के जो तीनों पार्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं, ग्लोमेरुलस भी, बोमन्स कैप्सूल भी, और उसके बाद जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का वो भी। नेफ्रॉन क्या होता है? इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, इसके पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। तो अगर राइट ए नोट ऑन नेफ्रॉन आ जाए सपोज, या नेफ्रॉन के बारे में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको नेफ्रॉन के तीनों पार्ट्स आने चाहिए और इसकी डायग्राम आनी चाहिए, नेफ्रॉन का फंक्शन आपको आना चाहिए। जब ये फंक्शनल यूनिट है किडनी का, तो जो किडनी के फंक्शन है वो नेफ्रॉन के ज़रिए ही होने हैं। तो एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया के बाद किडनी फेलियर और किडनी फेलियर की मैनेजमेंट। किडनी फेलियर क्या होता है, कितनी टाइप्स होती हैं, एक्यूट किडनी फेलियर है, क्रोनिक किडनी फेलियर है, और इसके बाद फिर इसकी हमने मैनेजमेंट पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा कि इनिशियली डायलिसिस होगा। पेरिटोनियल डायलिसिस को हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था, और इसके अलावा जो मशीन डायलिसिस जो है, हीमोडायलिसिस जिसको कहते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। और अगर कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाए पेशेंट की, तो फिर डायलिसिस के आगे हमें क्या करना होता है। ऑफ कोर्स किडनी ट्रांसप्लांट, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं किडनी ट्रांसप्लांट की, ब्लड ग्रुप मैच करवाना, टिश्यू मैच और इस तरह की चीज़ें जो हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको क्लियर हों। और किडनी फेलियर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। फिर कभी कभार पूछ लिया जाता है कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो प्लांट्स में हैं उनकी एक्सक्रीशन कैसे होती है, वो हमने डिस्कस किया था। लीव्स का उसमें क्या रोल है, पेटल्स का क्या रोल है, फ्रूट्स का क्या रोल है, ट्रीज़ की जो बार्क होती है उसका इसमें क्या रोल है, और ग्रिटी पीसेस डिस्कस हुए थे। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको रिवाइज़ कर लीजिए। तो आई होप कि आप चैप्टर नंबर 2 से जो भी क्वेश्चन सेट होंगे आप उन्हें बेहतर अटैम्प्ट कर पाएंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट हैं, उनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की, हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर हमने सेकेंड टर्म में डिस्कस किया, उसके बाद इसको रिवाइज़ किया। अब मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस बताता हूँ। अगर कोई टॉपिक अभी भी आपको ऐसे लगे कि उसकी रिवीजन की ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिएगा। पहले नंबर पे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या है, डीएनए क्या है, व्हाट डज डीएनए स्टैंड फॉर। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे। थोड़ा सा आपको डीएनए रेप्लिकेशन का पता हो, उसका जो मैकेनिज़्म है वो तो आपके इस चैप्टर में शामिल नहीं है। उसके बाद सेल डिवीज़न कैसे होती है इन एनिमल्स, यानी साइटोकाइनेसिस जो है वो क्या है। और ये आपको बच्चों, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं
ये है एनिमल सेल्स में जो सेल डिवीज़न है, साइटोकाइनेसिस जो है उसकी समरी। तो साइटोकाइनेसिस पूछी जा सकती है, इसको देख लीजिएगा। फिर माइटोसिस, राइट ए नोट ऑन माइटोसिस, व्हाट इज़ माइटोसिस, नेम वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस और व्हाट आर द इवेंट्स ऑफ माइटोसिस, उनको डिस्कस कीजिए। और विद डायग्राम्स, तो ये जो आप डायग्राम्स देख रहे हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और इन्हीं को अगर आप प्रिपेयर कर लें तो माइटोसिस का जो इवेंट्स हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं। स्टेजेस का नाम मैंने आपको लिखवा दिए थे क्लासरूम में, वो नाम याद रख लीजिए। और माइटोसिस की इम्पॉर्टेंस क्या है, माइटोसिस को कैसे रिलेट करते हैं आप कैंसरस ग्रोथ के साथ, जो कैंसर फॉर्मेशन वगैरह जो होती है। इसके बाद है मियोसिस। व्हाट इज़ मियोसिस? मियोसिस और माइटोसिस को डिफ्रेंशिएट करें, कंपैरिजन इसका। मियोसिस की स्टेजेस कौन कौन सी हैं, फर्स्ट मेयोटिक डिवीज़न और सेकंड मेयोटिक डिवीज़न क्या है, और इसके इवेंट्स क्या हैं। एक सेल जब मियोसिस से गुज़रता है तो मियोसिस के दोनों डिवीज़न्स मुकम्मल होने के बाद कितने सेल्स बनते हैं और उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद कितनी होती है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। फिर क्रोमैटिन, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क है, ये आपको क्लियर हो। हैप्लॉइड नंबर और डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये जान लीजिए। ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, ये आपको पता हो। और मियोसिस में जो जेनेटिक मटेरियल की स्वैपिंग है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्या है, मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मियोसिस की सिग्निफिकेंस। और जब आप मियोसिस और माइटोसिस को कंपेयर करते हैं तो आपको इनको डिफ़ाइन करना है। उसके बाद इनकी जो मियोटिक डिवीजन्स, आप चूँकि मियोसिस में 2 हैं, माइटोसिस में नहीं है, ये पॉइंट बताएंगे। फिर आप नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स बताएंगे कि उसमें डॉटर सेल्स में कितने होते हैं, इसमें कितने होते हैं, उसमें डॉटर सेल्स कितने बनेंगे, इसमें कितने बनेंगे। फिर ये कौन से सेल्स में होती हैं, माइटोसिस बॉडी के कौन से सेल्स में होगी, मियोसिस किन सेल्स में होगी, और इनकी जो सिग्निफिकेंस है माइटोसिस की और मियोसिस की वो डिस्कस करेंगे। इसी तरह आपको ये पता हो कि सोमैटिक सेल्स क्या हैं, जर्म सेल्स क्या हैं, इनका कंपैरिजन क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। और इसके बाद आ जाते हैं वेरिएशंस। मियोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो वो वेरिएशन के राहमवार होती है। और वेरिएशन देयर आर 2 टाइप्स, इनहेरिटेड एंड एनवायरमेंटल। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, और दोनों की एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए लाजमी। और यहाँ आपसे एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको कुछ एग्जांपल्स दे के पूछा जा सकता है कि ये जो इनहेरिटेंस है ये कौन सी इनहेरिटेंस है, जो वेरिएशन है ये इनहेरिटेड वेरिएशन है या एनवायरमेंटल वेरिएशन है। लाइक ब्लड ग्रुप्स जो हैं ये कौन सी एग्जांपल है, आई कलर जो है वो कौन सी एग्जांपल है। तो ये चीज़ें रिवाइज़ कर लें। और फिर आखिरी टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है कि प्लांट्स के अंदर इनहेरिटेड वेरिएशंस कौन सी होती हैं। छोटा सा टॉपिक है, इजी सा, इसको देख लें, शॉर्ट क्वेश्चंस देख लें। और अगर आप ऐसा कर लें तो बच्चों ये आपके 3 चैप्टर्स जो हैं, पहले 3 चैप्टर्स जो बायो से रिलेटेड हैं, आपका 75 मार्क्स का अगर पेपर है तो मेरा ख्याल है कि 25 to 30 मार्क्स का जो पेपर है वो इन 3 चैप्टर्स में से सेट होना है, प्लस प्रैक्टिकल्स। अगर 10 नंबर के आपके प्रैक्टिकल हैं तो आई होप के 2 से 3 नंबर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो पूछे जा सकते हैं आपसे इन 3 चैप्टर्स में से। इसलिए इन 3 चैप्टर्स को लाइट मत लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इस लिहाज से हैं कि ईजी भी हैं निस्बतन। और आपको साइंस के पेपर में अगर पास होना है तो ये 3 चैप्टर ज़बरदस्त हैं। आपके 35 के करीब मार्क्स जो हैं पेपर 1, पेपर 2 प्लस ATP मिला के, मुझे उम्मीद है, मेरा गेस है कि इतने मार्क्स जो हैं वो आपसे उनके सवालात पूछे जा सकते हैं पेपर में। तो थोड़े से हिम्मत आपने और की तो जो बाकी चैप्टर्स हैं उनको मिला के आप बेहतर कर लेंगे। लेकिन फिर इन तीनों चैप्टर्स को आपने इसकी तैयारी को, जिसे हम कहते हैं ना A1,
उस किस्म की तैयारी करनी है, कोई चीज़ आपने इसमें स्किप नहीं करनी। अगर आप स्किप करते हैं, अगर आप की क्वेश्चन पे जाते हैं, अगर आप की टॉपिक्स पे जाते हैं, तो फिर इन 3 चैप्टर्स के अलावा बाकी चैप्टर्स को भी आपको देखना होगा। रिस्क मत लीजिएगा, अच्छी तैयारी करें। आपके पास अभी कल का दिन है, तो हमें बेहतरीन की तवक्को रखनी चाहिए। शुक्रिया।